हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है कि नहीं कहानी की। और आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दोपहर के 12 बजे के आसपास मीडिया के 4 चैनल के रिपोर्टर को फोन करती है, अपने घर बुलाती है और अपनी पूरी कहानी उसके सामने रखती है। कहानी कैमरे में कैद हो जाती है। तमाम रिपोर्टर और कैमरामैन उस घर से वापस लौट जाते हैं। अपने चैनल को जो वो स्टोरी है वो फाइल कर देते हैं। उनके लौटने के महज कुछ ही घंटे बाद वो लड़की उसी घर के कमरे में पंखे से झूल जाती है। उससे पहले अपनी कलाई भी काटी, मतलब कि वह पूरी तरह से मुतमईन हो जाना चाहती थी कि किसी भी कीमत पर वह बच न पाए। लेकिन मौत से कुछ घंटे पहले मीडिया वालों को बुलाना और अपनी बात को कहना और उनके बाद यूं अपनी जान ले लेना, ऐसा क्यों हुआ। आप यकीन मानिए, ये पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाली कहानी है। 2017 में एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने उस फिल्म को देखा भी होगा। फिल्म का नाम था काबिल, जिसमें के हीरो होते हैं ऋतिक रोशन और हीरोइन की जो किरदार निभाती है वो होती है यमी गौतम। किरदार दोनों का ब्लाइंड था। दोनों ही एक ब्लाइंड का किरदार निभा रहे थे। दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद एक उसी मोहल्ले के एक कॉरपोरेटर का बेटा यानी गौतम के साथ रेप करता है। फिर ऋतिक रोशन पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेंट लिखाते हैं। पुलिस कुछ करती नहीं। कुछ दिनों के बाद वही कॉरपोरेटर का बेटा दोबारा उस घर में आता है, दोबारा रेप करता है। इसके बाद यामी गौतम टूट जाती है और वो खुदकुशी कर लेती है। ऋतिक रोशन फिर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन इस बार रिपोर्ट लिखवाने नहीं, बल्कि पुलिस को बताने की अब अंधे कानून से उसका भरोसा उठ चुका है। अब जो भी करेगा वो खुद करेगा। कई साल पहले आई फिल्मी थी, कहानी भी झूठी थी। लेकिन आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीजें इसमें से अगर आप हटा दीजिए तो लगभग ये वही कहानी है। यहाँ पे ऋतिक रोशन रामी गौतम की तरह कोई किरदार तो नहीं है अंधा, लेकिन पूरा का पूरा कानून अंधा जरूर है। उसी अंधे कानून की कहानी है। राजस्थान के श्री गंगानगर की कहानी है। गंगानगर के एक गांव में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक बेटा, उसकी बेटी, एक बहू और 2 बच्चे थे। और कुछ ठीक ठाक था। साल भर पहले तक इस परिवार की बहू ठीक ठाक थी। देश में नारा भी चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसे पढ़ने का शौक था। पति ने कहा पढ़ो, सास ने कहा पढ़ो, ससुर ने कहा पढ़ो। तो पास ही में एक कॉलेज था, वहां पे 12th की पढ़ाई कर रहे थे। घर से स्कूल तक जाते हुए बस का इस्तेमाल करती थी। उसी बस में 3 लड़के भी सवार हो जाते हैं। और तीनों लड़के एक दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इन 3 लड़कों को जो नाम है उसमें से एक का नाम लालचंद, दूसरे का नाम अशोक और तीसरे का नाम शिवचंद। शिवचंद राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर का रिश्तेदार था है। तीनों अक्सर बस में जाते, 7 स्टूडेंट, बस में बातचीत होती, दोस्ती हो गई। एक रोज बस से लौट रहे थे। तीनों ने कहा कि चलो तुम्हें घर तक ले जाते हैं। घर तक पहुंचने के बीच में खेत खलिहान का थोड़ा सा रास्ता बीच में आता है। मौका देखते ही तीनों उस महिला जिसका नाम स्वाति है उस पर टूट पड़ते हैं और उसके साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के दौरान मोबाइल से वो वीडियो भी शूट कर लेते हैं और इसके बाद धमकी के साथ छोड़ देते हैं कि अगर तुमने घर में या पुलिस को कुछ बताया तो तुम्हारा ये वीडियो पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदारों को, हर जगह, कॉलेज में वायरल कर देंगे। स्वाति डर गई। 2 बच्चे थे। पति, उसे लगा कि अगर ये वीडियो सामने आ गया तो सबसे पहले पति छोड़ेगा, ससुराल वाले घर से बाहर कर देंगे, फिर उसकी जिंदगी में बचेगा क्या। बड़े होंगे तो उसके बच्चे भी अपने आप को इस तरह से शर्मिंदा महसूस करेंगे। घर टूटने और इज्जत बचाने के डर से स्वाति खामोश हो गई। और यही खामोशी इस कहानी की अंत कर गई। हालांकि अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो खामोश रहने का वहां पे कोई मतलब नहीं बनता था। अगर तुम्हारे साथ किसी भी तरह की बदतमीजी हुई थी, और इसको बदतमीजी नहीं कह सकते हैं, ये तो नेक्स्ट लेवल की चीज हो गई। इसमें खामोश रहने वाली मेरे हिसाब से कोई भी बात नहीं थी। पति, ससुराल वाले, गांव के लोग, समाज के लोग, वो भी एक इंसान ही है, समझते इस बात को। खैर, कहानी आगे की शुरुआत करते हैं।
उसके बाद वह कई बार उसको फोन करते और उसके बाद जबरन बुलाते, वीडियो लीक कर देंगे और मजबूरी में जाती। महीनों उसकी असमत, उसकी इज्जत लूटी जाती रही और वो खामोश लूटती रही क्योंकि उसे अपने घर को बचाना था। वो नहीं चाहती थी कि उसका ससुराल उससे छूटे और यह सब कुछ बर्दाश्त करती रही। फिर तभी उन तीनों लड़कों का हिम्मत इतना बढ़ा कि स्वाति की एक ननद, यानी कि उसकी पति की एक छोटी बहन, उस पे उनकी बुरी नीयत पड़ी और उसने स्वाति से कहा कि तुम अपनी ननद से हमारी बात करवाओ और उसको एक दिन मिलाओ, अगर तुमने नहीं किया तो यही वीडियो लीक कर देंगे। वो बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़ी, उन्होंने कहा कि नहीं। स्वाति फिर डर गई कि ससुराल वाले बाहर कर देंगे, पति की नजरों में गिर जाऊंगी, हिम्मत नहीं सच बताने की। आखिरकार उन तीनों लड़कों के आगे झुक गई और पहली बार अपनी आभा, उसकी ननद जो है, उससे वो हाथ जोड़कर कहती है और पूरी कहानी बताती है। कहती है, मेरी पूरी इज्जत और मेरा घर गृहस्थी, मेरे पति, मेरे बच्चे सब तुम्हारे हवाले। अब तुम सच बता दो तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, लेकिन एक बार तुम बात कर लो तो शायद मेरी बची खुची इज्जत बच जाएगी। आभा ने जब अपनी भाभी की कहानी सुनी तो उसने कहा, परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन उन लड़कों के कहने पर फोन पर बात की। इसके बाद एक रोज वह लौट रही थी, वह भी एक स्टूडेंट थी। इत्तेफाक से तीनों लड़के एक सुनसान जगह पर मिल गए। उन्होंने उसे पकड़कर जबरन उनके साथ भी जबरदस्ती की। आभा के साथ भी गैंगरेप हुआ। उसने आकर अपनी भाभी को यह सब बात बताई। अब भाभी को गिल्ट फील हुई कि मेरी वजह से मेरी ननद भी इस दलदल में फंस गई। उसने उस लड़कों से बातचीत की। लड़कों ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे और वादा किया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक रोज ननद और भाभी दोनों जब लौट रहे थे, इत्तेफाक से वही सन्नाटा, वही खेत का एरिया। तीनों लड़के रास्ते में पहले से ही घात लगाकर बैठे थे, शायद उन्हें मालूम था। उन्होंने उन दोनों को फिर से पकड़ा, लेकिन इस बार हद हो गई। तीनों लड़कों ने दोनों का एक साथ गैंगरेप किया। स्वाति की इज्जत लुटती रही, लेकिन ये अपने आंखों के सामने अपनी ननद को लुटता हुआ देखती रही। मुझे गिल्ट फील करती रही कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ। यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसी शाम उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लिया। कुछ लोगों की नजर पड़ी, भागकर आए, आग बुझाई, उसे अस्पताल ले गए। 80% वो आग से जल चुकी थी। यह बात दिसंबर 2023 की है। अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। इधर स्वाति के घर वालों को पता चला स्वाति को आग से वो जल गई है, झुलस गई है। उन्हें लगा कि ससुराल वालों ने कहीं न कहीं स्वाति को दहेज के लिए जलाने की कोशिश की। स्वाति उस वक्त होश में नहीं थी। उन्होंने बिना स्वाति से बातचीत किए पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। जो एक होता है गांव के लोगों का कि मानसिक, कि हमारी बेटी को ससुराल वालों ने जलाया। पुलिस भी आनंद फानंद में डोरी का पूरा केस पूरे परिवार पर बना देती है, जिसमें आभा भी, उसका भाई भी, उसके माँ बाप भी। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती क्योंकि अभी तक स्वाति का स्टेटमेंट नहीं लिया गया था। बाद में स्वाति ठीक होती है, बोलने की हालत में आती है। पूरे गांव वालों के सामने, अपने ससुराल वालों के सामने वो अपने बयान देती है और कहती है कि मेरे ससुराल वाले, मेरे पति, मेरी ननद, मेरे सास ससुर सब बेकसूर है, मैंने खुद को आग लगाई थी। और यह बात बताने के बाद स्वाति दम तोड़ देती है कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसके सारे अंग आग की वजह से उस पर बड़ा असर हुआ था, बहुत बुरा असर हुआ था। फरवरी 2023 की वह तारीख थी जिस दिन स्वाति की मौत हो जाती है। जैसे स्वाति की मौत होती है, अब आभा को गिल्ट फील होता है क्योंकि वह सच्चाई जानती थी। अब तक कोई नहीं जानता था कि अब आभा को लगा कि यह खामोश रहने का वक्त नहीं है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि मेरी भाभी ने जो आग लगाई, जो खुदकुशी की है, उसकी असली वजह यह है कि 3 लड़के लगातार हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारा गैंगरेप कर रहे थे। तीनों लड़कों का नाम लेती है। अब यहाँ से अंधे कानून की कहानी की शुरुआत हो जाती है। डिप्टी एसपी वहां के होते हैं। इस महीने से, इतने महीने से तुम अब तक खामोश, वही पुरानी चीजें जो हर थाने में होती है। इसके बाद बकायदा कमरे में उस लड़की को खड़ा कर उसके साथ गैंग रेप के हर दिन जितनी बार उसके हुआ, उसके साथ बारीक से बारीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी कि जो कुछ हुआ वो तो हुआ। अब पुलिस अफसर के कमरे में एक लड़की की सवालों के जरिए उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब फिर से मुझे एक बार नंगा किया जा रहा है। लेकिन वह फिर भी यह सब बताती रही क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए था। लेकिन जब 3 नाम आए तो तीसरा नाम सुनकर पुलिस वाले भी चमकते हैं और कहते हैं कि सुनो, 2 का नाम लो,
तीनों का नाम लेना जरूरी नहीं है। वो कहती है कि जब तीनों है तो मैं तीनों का नाम ही लूंगी ना। एक तीसरा लड़का जो कि राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर का एक रिश्तेदार होता है। पुलिस उस लड़के का नाम को उस केस से हटाना चाहती थी, लेकिन आभा तैयार नहीं थे। पुलिस वाले फिर समझाते हैं, फिर डराते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो डोरी का केस तुम्हारी भाभी ने लगाया है तुम्हारे ऊपर, पूरे परिवार को अंदर कर देंगे। लेकिन पुलिस को मालूम नहीं था कि उसका आखिरी स्टेटमेंट गांव की पंचायत, गांव के तमाम लोगों के सामने मरने से पहले वो दे चुकी थी। वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने दूसरा कानूनी खेल खेलना शुरू किया। पहले तो उसे सवाल पर सवाल करके उसको तोड़ने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि तीन नहीं, दो लड़कों के नाम लिखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा मेडिकल करेंगे ताकि पता चल सके। मेडिकल के लिए उस लड़की को उस गांव से अकेले दूर सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाता है, और जिस दिन भेजा जाता है, डॉक्टर से बात हो गई है। वहां जाकर उस लड़की को पता चलता है कि डॉक्टर उस दिन हॉस्पिटल में आया ही नहीं था, साहब की छुट्टी थी। अस्पताल में कोई नहीं था। वो वापस आ जाती है, शाम को लौटती है, बिना मेडिकल टेस्ट के पुलिस के पास जाती है। पुलिस उल्टा उसे डांट देती है। फिर कहते हैं तुम्हें अगले दिन जाना पड़ेगा। यह सब हरासमेंट का एक तरीका था, बट उसने भी ठान लिया था इंसाफ लेकर रहेंगे। वो अगले दिन फिर जाती है। इत्तेफाक से जब जाती है, इस बार थोड़ी सी देरी हो जाती है। डॉक्टर उसी के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि वह रेप विक्टिम नहीं बल्कि रेपिस्ट है। अब मेडिकल टेस्ट होता है तो लगातार पुलिस वाले डॉक्टर को ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। अब यह सब करने के बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस दो नाम लिखती है, लेकिन यह जिद पे थी कि तीसरा नाम लिखिए। वो लिखते नहीं, दो को उठाते हैं, जेल भेज देते हैं। क्योंकि वो लोग एक नॉर्मल लोग थे, उनका कोई पहुंच वाला नहीं था। अब पुलिस इस बात पर दबाव डालना शुरू कर देती है कि तुम्हें तीसरे नाम को भूल जाओ, उस मंत्री के रिश्तेदार के नाम को किनारे करो। लेकिन वो मानती नहीं, अपने लेवल पर लड़ती रही। कभी एसपी दफ्तर, कभी कहीं चक्कर काट रही है। एक लड़की जो गैंग रेप का शिकार है, कहीं से इंसाफ नहीं मिलता, थक जाती है। 2 दिन पहले 3 अप्रैल के सुबह वह एक लोकल अपने एरिया के 4 न्यूज रिपोर्टर को बारी बारी से कॉल करती है। उसमें से एक स्पेशली आज तक का भी रिपोर्टर है, नाम था हरनेक सिंह। वह भी वहां मौजूद था। लेकिन हरनेक सिंह के पास भी फोन आता है, और आभा उससे कहती है कि मुझे कुछ कहना है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, आप हमारी मदद करेंगे। इत्तेफाक से शहर के मुकाबले ये छोटे इलाके के रिपोर्टर जो थे, शायद इसमें अब भी इंसानियत जिंदा है। उन्होंने कहा, हम आते हैं। करीब दोपहर 12 बजे का वक्त, 4 अलग अलग न्यूज चैनल के रिपोर्टर आभा के घर पहुंचते हैं। उसके बाद एक तरफ रिपोर्टर और दूसरी तरफ आभा, सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल जवाब से पहले वो अपनी कहानी सुनाती है। उसके बाद ये जो रेप विक्टिम लड़कियां और महिलाएं होती है, इनका चेहरा दिखाने के लिए कानून मना करता है। तो आभा की जुबानी ही मैं आप लोगों तक ये कहानी पहुंचा रहा हूं, बिना उसके चेहरा को दिखाए हुए। उसके बाद मीडिया चैनल का जो इस तरह की एक तरह से इंटरव्यू दी जाती है, उसका मतलब देश के जरिए, मीडिया के जरिए देश तक यह बात पहुंचे, यानी कि आप लोगों तक यह बात पहुंचे। और यह हर शख्स तक, हर हिंदुस्तानी तक अपनी कहानी पहुंचाना चाहती थी। उसने पहुंचाई, उसने सुनाई। इसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे के दरमियान सभी रिपोर्टर वहां से विदा हो लेते हैं। अपना अपना माइक, आईडी, कैमरा लेकर, कहानी रिकॉर्ड हो चुकी थी, फिर वह दफ्तर भेज देते हैं या लोग लौट जाते हैं। रात होती है, करीब 10 से 12 घंटे बीत जाते हैं। रात के बाद सुबह होती है। सुबह आभा का भाई देखता है कि अभी तक आभा उठी नहीं। अमूमन आभा सुबह सुबह उठ जाती थी। कमरे के अंदर जाता, दरवाजा खुला हुआ था। आवाज देते हुए जब अंदर गया तो मंजर कुछ यूं था कि आभा की लाश उसी कमरे के पंखे से झूल रही थी। हाथ से खून बह रहा था, शायद उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी। जैसे उसकी मौत की खबर आई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। करीब महीना सवा महीना पहले भाभी की मौत के बाद आभा अपनी कहानी बता चुकी थी। गांव को भी पुलिस के पास जब रिपोर्ट लिखाई तो यह खबर गांव तक भी पहुंच गई थी। लेकिन उसके जीते जी उसकी इस इंसाफ की लड़ाई का कोई साथ नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उस मीडिया वाले ने भी। अब तक उसकी मौत की खबर आई, रात के अंधेरे में मौत हुई, और दिन के उजाले में उसकी मौत की कहानी की सच्चाई रोशनी बनकर चारों तरफ फैली। जब पहली बार लोगों को गुस्सा आया, जगह लाश लेकर लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और फिर इंसाफ की मांग करना शुरू कर दिया। वैसे भी पुलिस वाले के बारे में कहते हैं कि जिंदा लोगों से
वह नहीं डरता है, मतलब कि जिंदा लोगों को डराती है पुलिस, और जब वही जिंदा लोग मुर्दा हो जाते हैं तो इससे पुलिस डरती है। अब तक आभा जिंदा थी, पुलिस आभा को ही डराती रही, लेकिन जैसे ही आभा मुर्दा हो गई, अब पुलिस पहली बार डरी। पुलिस को लगा अब दबाना मुश्किल है। फिर क्या था, जिस इंसाफ के लिए, जिस मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के लिए आभा महीनों लड़ती रही और लड़ते लड़ते उसने अपनी जान दे दी, पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। उसी आभा की मौत के सिर्फ 16 घंटे बाद पुलिस उस मंत्री के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लेती है। जो काम जिंदगी नहीं कर पाई वो काम मौत ने कर दिया। सवाल यह है, बड़ी अजीब सवाल है जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ, कि जो आभा ने किया वह कितना सही था, कितना गलत था। क्या आभा को यकीन था कि जीते जी उनसे इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या आभा जानती थी उसकी मौत के बाद जरूर उनके गुनहगारों को सजा मिलेगी? आभा ने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाई। मीडिया में अगर कोई आकर कुछ कहता हो तो उसका मतलब यह नहीं कि उस चैनल या उस मीडिया में जो काम करने वाले रिपोर्टर, एडिटर, ये सारी बात उसकी सुने। उससे कोई फायदा नहीं होता। जब लोग मीडिया में अपनी कोई तकलीफ, दुख, परेशानी, नाइंसाफी की कहानी को लेकर आते हैं, तो असल में उसका उसका मकसद यह होता है कि वह आम लोगों तक पहुंचे और आम लोग उस पर रिएक्ट करें, और उन आम लोगों के रिएक्शन से सरकार, पुलिस, कानून, अदालत इन पर दबाव पड़े। यही असल काम होता है। बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान, लेकिन आभा इन सबसे कहीं ज्यादा होशियार निकले। उसे मालूम था कि जीते जी शायद उनकी बात को कोई तवज्जो न दे, अहमियत न दे। इसीलिए उसने अपनी आखिरी वक्त में मीडिया को बुलाया, मीडिया से अपनी बात कही, फिर उसने यह कदम उठाया। उसे मालूम था उसके इस कदम के बाद उसे कम से कम उस अंधी बहरी जो पुलिस कानून सिस्टम है, वहां तक उसकी आवाज जरूर जाएगी। तो कमाल देखिए, क्या आभा गलत नहीं थी, क्योंकि जीते जी वो जंग जो नहीं जीत पाई, उसकी मौत के कुछ घंटे के अंदर पुलिस ने वो काम कर दिया। लेकिन अब भी इंसाफ अधूरा है। इस पूरे मामले में जितने भी पुलिस वाले उस थाना के, वहां के डीएसपी जो इन्वॉल्व है, वह डॉक्टर, जब तक इन सबको जिम्मेदार न ठहराया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए, तब तक आभा की मौत बेकार है। और आभा ने आप सभी लोगों को यह बात, इसलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा था कि इस कहानी को सिर्फ कहानी की तरह मत समझिएगा, इस कहानी को आप बीती एक दुख दर्द के तौर पे समझिएगा। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी पसंद क्या आएगी। कहानी जो आज की सच्ची घटना है, कहीं ना कहीं आपके दिल पर इस तरह की कह सकते हैं हम कि ठेस जरूर पहुंचाई होगी कि ये हमारी अंधी कानून बहरी सिस्टम में आखिर ये चल क्या रहा है। आई होप कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।